हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी ज्ञानविहार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको राजस्थान इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा और राजस्थान इतिहास में ही जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर इतिहास में ही हम पढ़ेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का आधुनिक इतिहास। राजस्थान का आधुनिक इतिहास। देखो, आधुनिक इतिहास में भी खूब सारे टॉपिक है। उन टॉपिकों में से जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के अंदर उस टॉपिक में से एक दो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, और जो अभी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए थे उनमें भी इस टॉपिक से हर एग्जाम यानी हर सब्जेक्ट के पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन से पूछे गए। और वो जो चैप्टर है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखते हैं 1857 की क्रांति में क्या होता है। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण बने। तो देखो, जानते हैं 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण क्या कारण थे कि 1857 की क्रांति हुई। इसका पहले कारण की बात करें तो याद रखना, राजाओं व अंग्रेजों के मध्य जो सहायक संधि हुई थी, कौन सी सहायक संधि प्रणाली हुई थी, सहायक संधि प्रणाली हुई थी, वो भी एक कारण माना जाता है। सहायक संधि प्रणाली ये भी एक कारण माना जाता है। किसका? कि इस सहायक संधि प्रणाली का भी कारण रहा 1857 की क्रांति होने में। समझते हैं सहायक संधि क्या हुई, क्या हुआ अंग्रेजों और राजाओं के बीच में। तो देखो, होता क्या है, राजा अपनी रियासतों के अंदर शांति बनाने के लिए, ये राजा की रियासत हो गई, और राजा की रियासत के अंदर शांति बनाने के लिए राजा क्या करता है, अंग्रेजों के साथ संधि करता है। क्या करता है? संधि करता है। और यही संधि आपकी जानी जाती है सहायक संधि। किस नाम से? सहायक संधि के नाम से। तो अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। खूब सारे किताबों में भी दे रखा होगा। देखो, रटी रटाई चीज आपको थोड़ी देर के लिए याद होगी, उसको अच्छे से थोड़ा समझ लोगे तो समझी हुई चीज हमेशा माइंड में रहती है। तो देखते हैं राजा क्या करते हैं। जब राजाओं की शक्तियां कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए प्लस दूसरे राजा उसके साम्राज्य में हस्तक्षेप नहीं करे, उसके लिए राजा क्या करता था, अंग्रेजों के साथ संधि करता था। तो देखो, जब संधि हुई तो दो शर्तें रखी गई राजाओं द्वारा। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। कि जो संधि हो रही है उस संधि के अंदर पहली शर्त ये होगी कि तुम कभी भी हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये एक शर्त रखी जाती है राजाओं द्वारा। क्या कहा जाता है कि हमारे आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। ये बात कही जाती है सहायक संधि प्रणाली के तहत राजा द्वारा अंग्रेजों को। देखो, होता क्या है, अब स्टार्टिंग के अंदर प्रारंभ में अंग्रेज जो होते हैं इस बात का पालन करते हैं, किंतु बाद में क्या करते हैं, ये अच्छे से राजा के आंतरिक मामलों में अंग्रेज क्या करने लग जाते हैं, हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं? हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। कौन? अंग्रेज। जिससे उस राजा का क्या हो गया,
राजा का क्या हो जाता, उसका प्रभुत्व और उसकी शक्तियां जो होती वो खत्म हो जाती। तो होता क्या है, इस यही कारण माना जाता है कि एक सहायक संधि जो अंग्रेजों और राजाओं के बीच में जो हुई, इसका भी ये भी एक कारण रहा, किसका, 1857 की क्रांति का। तो पहला कारण हो गया ये। दूसरा कारण लेते हैं। दूसरा कारण याद रखना भाइयों, दूसरे कारण में आपके आता है गाय व सूअर की चर्बी की अफवाह। अब देखो, कुछ इतिहासकारों ने इसको अफवाह कहा, कुछ इतिहासकारों ने इसको कहा नहीं, रियल में कारतूस के ऊपर क्या थी, चर्बी थी। दूसरा कारण ये भी था, ये तत्कालिक कारण भी कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं, ये होता क्या है इसके अंदर, आगे चलते हैं। दूसरे कारण के अंदर क्या होता है वो समझते हैं। अब देखो, दूसरा कारण मैंने बताया गाय व सूअर की चर्बी। तो दूसरे कारण में ये क्या था, क्या हुआ, किस वजह से ये अफवाह हुई, उसको समझता है। देखो, 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे, अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे, उस बंदूक का जो नाम था वो उस बंदूक का जो नाम था वो थी ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक, ब्राउन बेस बंदूक। यानी 1857 की क्रांति के पहले जो अंग्रेज जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक। अब होता क्या है, इस ब्राउन बेस बंदूक के अंदर तकनीकी कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, तकनीकी कमी आ जाती है, और इसी के जगह, ब्राउन बेस की जगह ही एक नई बंदूक लाई जाती है, एक नई बंदूक लाई जाती है, उसका नाम है एनफील्ड राइफल्स। क्या नाम है, एनफील्ड राइफल्स। वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, एग्जामों में कई बार पूछा हुआ है 1857 की क्रांति के समय किस बंदूक का प्रयोग किया गया, तो एनफील्ड राइफल्स का। देखो, ये नई बंदूक है, और नई बंदूक का हमेशा ऐसे भी पूछ सकता है कि एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं। अब देखो, ब्राउन बेस बंदूक की जगह आई एनफील्ड राइफल्स। अब इस एनफील्ड राइफल्स के का प्रथम प्रयोग की बात करें तो इसका प्रथम प्रयोग हुआ था आपके क्रीमिया युद्ध के अंदर। कहाँ हुआ था, क्रीमिया युद्ध के अंदर। ये क्रीमिया युद्ध हुआ था आपके 1853 से 55 के मध्य। कंप्लीट कब हुआ था, 1853 से 55 के बीच क्रीमिया युद्ध, जो रूस और ब्रिटेन के बीच में होता है। इसी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, एनफील्ड राइफल्स का। अब ये एनफील्ड राइफल भारत के अंदर लाई जाती है और भारत में सैनिकों को दी जाती है, और सैनिकों को एक जो कहते हैं एक धारणा मन कर जाती है, एक बात मन कर जाती है। वो बात ये मन कर जाती है कि ये जो नई बंदूक है एनफील्ड राइफल, और इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है और कारतूस जो पैक है, इसके ऊपर जो लगी हुई ये जो चीज है, ये चीज किससे बनी हुई है, घाय कारतूस। एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है, ये कारतूस किससे बना हुआ है, गाय व सूअर की चर्बी से। अच्छे से समझना, किससे बना हुआ है, गाय व सूअर की चर्बी से बना हुआ है। ये चीज, ये अफवाह फैली और ये अफवाह पूरे सैनिकों के मन कर गई। अब होता क्या है देखो, अब देखो भाइयों, सैनिकों के अंदर
अब देखो अंग्रेजों के जो सैनिक होते हैं उसमें हिंदू भी हमारे भारतीय सैनिक होते हैं और मुस्लिम भाई भी सैनिक होते हैं। अब देखो दोनों में अफवाह फैली, दोनों तरीके के सैनिकों में अफवाह फैली, और अफवाह क्या फैली कि गाय और सुअर की चर्बी है। तो याद रखना हिंदू सैनिकों ने ये कहकर बंदूक का प्रयोग करने से मना कर दिया कि गाय तो हमारा एक पवित्र जानवर है और गाय की चर्बी को अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये कहकर हिंदू सैनिकों ने भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और दूसरी बात करें मुस्लिम सैनिकों की, तो मुस्लिम सैनिकों ने भी क्या किया, होता क्या है, मुस्लिम संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ यानी जो होता है वो होता है कुरान, और कुरान में बताया हुआ है कि एक सच्चा मुसलमान कभी भी सूअर के मांस को छुएगा नहीं, और अगर उसने छुआ तो क्या होगा, उसका मुस्लिम धर्म जो होगा, इस्लाम धर्म जो होगा वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये जब अफवाह फैली तो मुस्लिम सैनिकों ने भी क्या किया, इस एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। इसके साथ साथ एक और अफवाह फैली थी, वो भी ले लेते हैं। उस अफवाह का था, तीसरी अफवाह आप बोल सकते हैं, तीसरी अफवाह थी आटे में हड्डियों का मिश्रण। किसका, हड्डियों का मिश्रण। ये भी बात ध्यान रखनी है। ये जो दो अफवाहें थी ये हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के अंदर ये बात मन कर गई और बैठ गई, जिसकी वजह से इन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। चौथा कारण जो है वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, हम सीधा 1857 की क्रांति अगर पढ़ना स्टार्ट करें तो छावनियां आती है, पॉलिटिकल एजेंट आता है, जनरल गवर्नर जनरल आता है, ये आते हैं, और हम क्या करते हैं उसका कारण बिना जाने सीधे टॉपिक के अंदर घुस जाते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टॉपिक है टॉपिक से बाहर से पूछ लेता है। तो हमें एक एक चीज को समझना है, टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ना है, और देखते हैं चौथा कारण क्या होता है। चौथा कारण जो था वो था गोद निषेध नीति। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कौन सी नीति, गोद निषेध नीति। इसी का दूसरा नाम आपका हो गया राज्य हड़प नीति। इसका तीसरा नाम हो गया व्यापगत नीति, व्यापगत नीति। अभी इस चौथे कारण को भी समझेंगे होता क्या है, पर यहाँ एक बात आपको और बता दूं। अब ये नाम तीनों आपने सुने हैं, तीनों नाम आपको याद है, पर एग्जाम के अंदर क्या करता है एग्जामिनर, ये तीनों नाम नहीं देकर इसका अंग्रेजी में नाम दे देता है, और यही सवाल तुम्हारे पिछले कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अच्छे से ध्यान रखना है, गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति, व्यापगत नीति, और इसी का नाम हो गया आपका अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। क्या नाम हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नियम। अब ये चौथे नियम में होता क्या है वो समझते हैं। देखो चौथे नियम में मैंने बताया गोद निषेध नीति, क्या बताया, गोद निषेध नीति। तो होता क्या है चौथे नियम में, देखते हैं। देखो एक गवर्नर जनरल होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम होता है, लॉर्ड डलहौजी।
जब इस लॉर्ड डलहौजी की नियुक्ति भारत के अंदर गवर्नर जनरल के रूप में होती है तो ये बंदा कहता है कि भारत के अंदर खूब सारे गवर्नर आए और गए, पर मैं भारत के अंदर एक ऐसा काम करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करेगी। तो देख लो 1857 और आज हम है 2020 के अंदर, और किसको याद कर रहा है? लॉर्ड डलहौजी को। तो इसने क्या किया? इसने कहा कि मैं अंग्रेजों की जो साम्राज्य सीमा होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य सीमा का विस्तार करूंगा, और इसने ऐसा नियम बनाया और इसी ने ये नियम कंडक्ट किया और इस नियम का नाम था राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति, और अगला हो गया आपके व्यापगत नीति। कंप्लीट। अब इसके अंदर होता क्या है ये समझना है। लॉर्ड डलहौजी ने इस नियम के तहत बताया कि संपूर्ण साम्राज्यों के राजा जिनके स्वयं का पुत्र खुद का पुत्र नहीं है, वो अब क्या नहीं ले सकते? गोद नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? गोद नहीं ले सकते। ये नियम बनाया किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, और यही कहलाई आपकी गोद निषेध नीति। क्या कहलाई? गोद निषेध नीति। अब इसी नियम के तहत उन राजाओं को चिंता सताने लगी जिनके खुद का पुत्र नहीं था, और डलहौजी ने इस नियम के तहत कहा कि जो ही उस राजा की मृत्यु होगी, उसका जो साम्राज्य होगा उसका विलय अंग्रेजी शासन में हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में उस साम्राज्य का, उस रियासत का, उस प्रांत का विलय हो जाएगा। किस नियम के तहत? गोद निषेध नियम के तहत ही, क्योंकि इसने इस नियम के तहत रोक लगा दी थी। तो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। तो अब ये हमने समझ लिया, और ये कारण भी माना जाता है लॉर्ड डलहौजी का, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन से पूछ भी सकता है। गोद निषेध नीति किसने लगाई? लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान की कौन सी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैं जो क्वेश्चंस की बात कर रहा था वो क्वेश्चंस ये है कि लॉर्ड डलहौजी का जो नियम था गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति, इस नियम के तहत राजस्थान की कौन सी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी थी? इस बात को हमें समझना है, और एग्जाम के अंदर कई बार पूछा भी जाता है और पूछ भी सकता है। देखो तो याद रखना, राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान की बनी थी उदयपुर रियासत। कौन सी बनी थी? उदयपुर रियासत, और ये बनी थी 1852 के अंदर। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। गोद निषेध नीति के तहत उदयपुर रियासत किसका अंग बनी? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी। कंप्लीट। और अगर भारत की बात करें तो याद रखना, भारत के अंदर सर्वप्रथम 1848 के अंदर सत्तारा रियासत, कौन सी रियासत? सत्तारा रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी। देखो याद करने का थोड़ा तरीका बता देता हूँ। सत्तारा रियासत, ये सत्तारा रियासत जो है आपके, ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उस बाजीराव मस्तानी के अंदर इसी सत्तारा रियासत का जिक्र होता है। तो देखो मूवी देखते हैं, अगर आप ऐतिहासिक दृश्यों से रिलेटेड मूवी देखते हैं तो उसके अंदर जो काम आने वाली चीजें होती है उनको अच्छे से थोड़ा माइंड में रखना है। तो देखो यही वो जिक्र हो गया सत्तारा रियासत का। तो अच्छे से ध्यान रखना कि यही सत्तारा रियासत
1848 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बनी। कौन से नियम के तहत? गोद निषेध नीति नियम के तहत। और ये नियम कंडक्ट किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखना, ये भी 1857 की क्रांति का होने का प्रमुख कारण माना जाता है, जो हमने ये कारण पढ़े। देखो, अभी मैंने ये जो चर्चा की है सिर्फ 1857 की क्रांति होने के सिर्फ कारण पढ़े हैं। इसके अलावा कारण और होते हैं, धार्मिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, प्रशासनिक कारण होते हैं, वो अलग डिवाइड हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण बताए गए हैं। अब पढ़ते हैं 1857 की क्रांति से आगे, यानी 1857 की क्रांति में कितनी छावनियां थी, क्या पॉलिटिकल एजेंट का क्या होता था, एजेंट का क्या होता था, तो वो पढ़ता है। थोड़ा पीछे चलते हैं और 1832 के अंदर भारत का जो गवर्नर जनरल होता है, भारत का जो गवर्नर जनरल होता है वो होता है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी गवर्नर जनरल के समय 1832 के अंदर ही राजस्थान के अंदर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। किसकी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की जाती है। अच्छे से देखना मित्रों, किसकी स्थापना की जाती है? राजपूताना रेजिडेंसी की। कब की गई? 1832 के अंदर। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय बनाया गया वो आपका मुख्यालय बनाया गया अजमेर। कहाँ बनाया गया? अजमेर। कहाँ बनाया गया? अजमेर। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी होता था वो कहलाता था AGG। क्या कहलाता था? AGG। जिसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगी आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल। कंप्लीट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये थोड़ा बेसिक हमें ध्यान रखना है कि 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय गई, इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर था। और इस राजपूताना रेजिडेंसी का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो कहलाता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कंप्लीट। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है, हमें सोचना है। देखो, AGG की बात हो रही है तो सवाल सीधा बनेगा कि राजस्थान का प्रथम AGG कौन था? स्थापना हुई राजपूताना रेजिडेंसी की 1832 में। तो याद रखना, राजस्थान का वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, राजस्थान का प्रथम AGG जो था वो था आपका मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट था। ये था आपके मिस्टर लॉकेट, राजस्थान के प्रथम AGG। ये हो गया बेसिक। अब हम पढ़ रहे हैं 1857 के क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के समय याद रखना, 1857 की क्रांति के समय जो आपका AGG था वो था आपका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब ये AGG, GG, PA क्या होता है इसको मैं छोटे से चार्ट से डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखो मित्रों, YouTube पर पढ़ाने वालों की संख्या खूब सारी है। तो देखो, मैं भी शामिल हुआ हूं, तो मेरे से आप क्या अलग पढ़ोगे वो जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना YouTube पे खंगालोगे तो खूब सारे आपको पढ़ाने वाले मिल जाएंगे। तो देखते हैं
जीजी वाला वो जो चार्ट की मैं बात कर रहा था, तो जीजी ये होता था अंग्रेजों का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद, जो कहलाता था गवर्नर जनरल, और ये भारत में सिर्फ एक ही होता था, गवर्नर जनरल। कंप्लीट। इसके बाद इसका एजेंट हर प्रांत के अंदर बिठाया जाता था, वो कहलाता था आपके AGG, जो अभी हमने बात की है। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई एजेंट टू गवर्नर जनरल। कंप्लीट। और फिर क्या होता था, इस AGG के नीचे उस प्रांत के अंदर जगह जगह पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व कायम रखने के लिए ये AGG जगह जगह पर अपने क्या बिठाता था, एजेंट बिठाता था, वो कहलाते थे आपके PA। क्या कहलाते थे? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट कहलाते थे। अब इसी चार्ट के हिसाब से अगर हम अब थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा समझने का तरीका जो होता है वो इजी हो जाता है। अब देखो, भारत का गवर्नर जनरल बात करें 1857 की क्रांति के समय, तो याद रखना 1857 की क्रांति के समय था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कंप्लीट। उसके बाद AGG की बात करें तो ये प्रांत के अंदर होता था, जिसको आप राज्य बोलते हो। और इस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो AGG था वो था आपके कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कंप्लीट। और इस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के कुछ PA बिठाए रखे थे जगह जगह पर, जो कहलाते थे आपके पॉलिटिकल एजेंट। अब चलते हैं थोड़ा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बारे में जानते हैं। देखो, 1857 की क्रांति के समय जो AGG था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस AGG बनने से पूर्व ये मेवाड़ रियासत के, कहां के? मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्यरत थे। और इन्होंने कितने वर्ष काम किया था? लगभग 8 वर्ष कार्य किया था। कितने? 8 वर्ष कार्य किया था पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। और AGG फिर क्या होता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का जो सगा भाई होता है हेनरी लॉरेंस, वो होता है राजस्थान का AGG। और उस हेनरी लॉरेंस को क्या किया जाता है? राजस्थान से स्थानांतरित करके उसको अवध भेज दिया जाता है। कहां भेज दिया जाता है? अवध भेज दिया जाता है। तो पीछे अंग्रेज क्या करते हैं कि ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है ये मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 8 वर्ष से कार्य कर रहा है, तो इसको काफी सारा अनुभव है और इसी को क्या बना दिया जाए? AGG बना दिया जाए। तो ये भी चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस AGG बनने से पूर्व वो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ये हो गई चीज। अब आते हैं PA, पॉलिटिकल एजेंट। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे, उनकी चर्चा करते हैं। तो ये हो गया आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और ये थे आपके 1857 की क्रांति के समय AGG। और इन्होंने कुछ पॉलिटिकल एजेंट बिठा रखे थे जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक बिठा रखा था आपके जोधपुर के अंदर यानी मारवाड़, एक बिठा रखा था आपके उदयपुर के अंदर, तीसरा बिठा रखा था आपके
कोटा के अंदर, चौथा बिठा रखा था आपके जयपुर के अंदर। देखो जगह जगह पे आपको 4 ही मिलेंगे। कुछ पॉलिटिकल एजेंट और थे जिनका एग्जामों में भी जिक्र हो सकता है, उनकी मैं बात करूंगा। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। इनके अलावा एक बैठा था आपके भरतपुर के अंदर और एक बैठा था आपके सिरोही के अंदर। कहाँ बैठा था? सिरोही के अंदर। ये कुछ मुख्य पॉलिटिकल एजेंट थे जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने राजपुताना के अंदर जगह जगह बिठा रखे थे। अब बात करते हैं जोधपुर में कौन था, उदयपुर में कौन था, कोटा में कौन था और आपके जयपुर में कौन था। चलो देखते हैं फिर। जोधपुर के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका मैक मोशन। कंप्लीट। उदयपुर के अंदर जो आपका पॉलिटिकल एजेंट था वो था शावर्स। कौन था? शावर्स। कोटा के अंदर जो था आपका वो था मेजर बर्टन और जयपुर के अंदर जो था वो था आपका कर्नल ईडन। और इसके बाद भरतपुर के अंदर जो था, भरतपुर का आपका था मॉरिसन और सिरोही का जो था जे.डी. हॉल था। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलरली आपको ये 4 नाम तो याद रहते ही है। आज ये 2 नाम आपको अच्छे से और ऐड कर लेना है अपनी मेमोरी में। भरतपुर का जो होता है वो होता है मॉरिसन्स और सिरोही का जो होता है वो होता है आपके जे.डी. हॉल। ये हो गए आपके एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। और गवर्नर जनरल को तो हमने पहले ही ले लिया था। अब देखो 1832 से लेकर 1845 तक, 1832 से 1845 तक राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था, राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय था वो आपके कहाँ था? अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की, वो अजमेर था। कहाँ था? अजमेर था। 1845 के बाद 1845 के बाद क्या होता है? देखो छोटी सी बात है, राजस्थान के अंदर नो डाउट गर्मी बहुत भयंकर पड़ती है और उसी समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज जो होते थे, इन अंग्रेजों को भी गर्मी बहुत लगती थी। तो होता क्या है, 1845 के अंदर एक थोड़ा सा संशोधन किया जाता है कि जो प्रॉपर मुख्यालय जो होगा, जो स्थायी मुख्यालय जो होगा वो कौन होगा? अजमेर। स्थायी मुख्यालय जो होगा वो कौन सा होगा? आपके अजमेर। और गर्मियों के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर अंग्रेजों का जो मुख्यालय होगा वो कौन सा होगा? माउंट आबू, जो गर्मियों में भी ठंडा रहता है। माउंट आबू, इसको आप बोल सकते हो अस्थाई मुख्यालय। क्या बोल सकते हो? अस्थाई मुख्यालय। पिछले ही एग्जाम के अंदर तुम्हारे पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का अस्थाई मुख्यालय कहाँ था? अच्छे से देखना, अस्थाई का पूछ रहा है और वहां अब शब्द के अंदर आपके अजमेर भी ऑप्शंस के अंदर था। हड़बड़ाहट के अंदर हम गलत कर देते हैं क्वेश्चंस। अगर पर्सन अस्थाई का पूछे तो माउंट आबू और स्थाई का पूछे तो अजमेर। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद जो चीज है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंदर कितनी छावनियां थी? राजस्थान में 6 छावनियां थी। कितनी थी? 6 छावनियां। इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है
कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। और इन 6 छावनियों की बात करें तो नंबर 1 पढ़ लेते हैं नसीराबाद। नसीराबाद। दूसरी हो गई आपके नीमच। तीसरी हो गई आपके देवड़ी। चौथी हो गई आपके एरनपुरा। पांचवी हो गई आपके ब्यावर। और छठी हो गई आपके खेरवाड़ा। कौन सा वाड़ा? खेरवाड़ा। कंप्लीट। ये नसीराबाद जो थी आपके ये अजमेर के अंदर थी। नीमच जो थी आपके ये एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। ये राजस्थान से बाहर थी, ये भी ध्यान रखना है। देवड़ी जो थी आपके ये टोंक के अंदर थी। एरनपुरा वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट। यहां से कंफ्यूजन क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, याद रखना। एरनपुरा की वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो एरनपुरा है वो आपके कहाँ है? पाली के अंदर। किंतु एरनपुरा की जो स्थापना की गई, वो छावनी की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई? जोधपुर के अंदर। कहाँ की गई? जोधपुर के अंदर। जब एरनपुरा विद्रोह पढ़ेंगे तो वहां थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन बनता है कि एरनपुरा के सैनिकों को कहाँ स्थानांतरित किया गया। तो सवाल बनते हैं 3। पहला क्वेश्चन, एरनपुरा वर्तमान में कहाँ है? पाली। दूसरा क्वेश्चन, एरनपुरा की स्थापना कहाँ की गई? और तीसरा सवाल, एरनपुरा के सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु कहाँ स्थानांतरित किया गया? इसकी बात करेंगे हम आगे। ब्यावर जो है ये भी आपके अजमेर में। और खेरवाड़ा की बात करें तो ये है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ये हो गई आपके 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां। कितनी छावनियां? 6 छावनियां। अब देखो इन 6 छावनियों में से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली ऊपर वाली उपरोक्त जो ये 4 छावनियां है इन्होंने ही भाग लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नोट लगा के अच्छे से माइंड में रखना है कि ब्यावर व खेरवाड़ा ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। कंप्लीट। ये हो गए कुछ 1857 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पहलू। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख विद्रोह। क्या होगा? प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह। और प्रमुख विद्रोह को दूसरी भाषा में बोल सकते हो आप कि 1857 के क्रांति की राजस्थान में शुरुआत। तो बढ़ते हैं आगे। प्रमुख विद्रोह में जो वो पहला कौन सा विद्रोह था जहां से शुरुआत हुई राजस्थान के अंदर विद्रोह की, यानी 1857 की। तो देखते हैं राजस्थान के अंदर जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो नसीराबाद से हुई थी। कहां से हुई थी? नसीराबाद से। और ये नसीराबाद कहाँ है आपका? अजमेर में। कंप्लीट। अजमेर में। राजस्थान में 1857 क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई? नसीराबाद से, अजमेर में, जो है अजमेर में। कब हुई थी? याद रखना
28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। देखो जो पॉइंट बनेंगे, 4 पॉइंट अगर मैं लिखूं तो नसीराबाद विद्रोह यही कंप्लीट हो जाता है। पर थोड़ा हम समझेंगे कि नसीराबाद के अंदर होता क्या है, किस वजह से विद्रोह होता है, कैसे विद्रोह होता है, क्या प्रणाली होती है। तो देखो ये नसीराबाद जो छावनी होती है ये आपके कहाँ है? अजमेर के अंदर। और याद रखना अंग्रेजों के जो शस्त्र व अस्त्र जो थे, खजाना जो था, खजाने की दृष्टि से और अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से अजमेर प्रमुख केंद्र था। इसीलिए अंग्रेजों का प्रमुख मुख्यालय भी कौन सा था? अजमेर था। तो देखो होता क्या है, अजमेर की सुरक्षा के लिए राजस्थान का जो एजीजी होता है, कौन होता है? एजीजी, वो होता है लॉरेंस। कौन होता है? लॉरेंस। गर्मियों का महीना होता है, मई महीना होता है, और मई महीने के अंदर अब आप खुद देख लो, मई में गर्मी पड़ती है, और इस मई महीने में ये लॉरेंस होता है माउंट आबू के अंदर। कहाँ होता है? माउंट आबू के अंदर। अब आपको भी पता है भाइयों, हम कई बार ऐसा होता है कि क्लास के अंदर तो उपस्थित होते हैं सिर्फ शरीर के ढांचे के हिसाब से, पर माइंड में कुछ और ही चलता है। वैसे ही क्या होता है, ये माउंट आबू के अंदर होता है लॉरेंस, पर इसको चिंता सताती है किसकी? अजमेर की। ये सोचता है कहीं अजमेर को विद्रोही लूट नहीं ले। तो ये क्या करता है, लॉरेंस एक अतिरिक्त बटालियन की मांग करता है। किसकी? अतिरिक्त एक बटालियन यानी एक टुकड़ी की मांग करता है, और एक टुकड़ी बुलाई जाती है। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, अजमेर की सुरक्षा के लिए लॉरेंस एक बटालियन की मांग करता है, और वो बटालियन, उस टुकड़ी का नाम होता है 15वीं बंगाल। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री कंप्लीट। ये बुलाई जाती है किसके द्वारा? लॉरेंस द्वारा। किसकी सुरक्षा के लिए? अजमेर की सुरक्षा के लिए। अब ये बंगाल से रवाना होती है, आती है, तब बीच में आपका आता है मेरठ। क्या आता है? मेरठ आता है। यानी मेरठ के रास्ते से ये गुजर कर आती है हमारे अजमेर की तरफ। तब ये मेरठ से गुजरती है। तब याद रखना, हम जब भारत में 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो पहला ही क्वेश्चन यही बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो मेरठ से हुई थी। तो याद रखना 10 मई 1857 को कहाँ विद्रोह हुआ था? मेरठ में। और इसी समय 15वीं बंगाल बटालियन मेरठ के रास्ते से कहां पहुंची थी? अजमेर। कहां पहुंची थी? अजमेर पहुंची थी। अब ये अजमेर आई, और उस समय लॉरेंस था आपके माउंट आबू, और लॉरेंस को सूचना मिलती है कि मेरठ के अंदर क्या हो गया? विद्रोह हो गया। ये लॉरेंस को सूचना मिली माउंट आबू के अंदर 19 मई 1857 को। कब मिली? 19 मई 1857 को यह सूचना मिली कि मेरठ में विद्रोह हो गया, और मेरठ के रास्ते से ही अजमेर में कौन सी बटालियन आई? 15वीं बंगाल बटालियन। समझना है अच्छे से, रटना नहीं है। मैं चाहता तो 4 पॉइंट लिख के खत्म कर सकता, पर अच्छे से समझेंगे। तो देखो 15वीं बंगाल बटालियन आई अजमेर। जब लॉरेंस को पता चला कि ये मेरठ के रास्ते से आई है, ये भी विद्रोह की भावना से आई है, तो लॉरेंस सीधा जाता है अजमेर, और अजमेर के अंदर होती है कौन सी बटालियन? 15वीं बंगाल बटालियन। करता क्या है? इस 15वीं बंगाल बटालियन को लॉरेंस अजमेर से स्थानांतरित करके वो भेज देता आपके कहा?
नसीराबाद। कहाँ भेज देता है? नसीराबाद। अब देखो 15वीं बंगाल बटालियन चली कहाँ गई? नसीराबाद। कहाँ चली गई? नसीराबाद। और अब लॉरेंस क्या करता है? लॉरेंस कहता है जो आई थी उसको तो भेज दिया मैंने अजमेर से नसीराबाद, पर अभी भी तो सुरक्षा करनी है किसकी? अजमेर की। तो वे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, अजमेर की सुरक्षा के लिए वो क्या करता है? सुनना। सर्वप्रथम तो अजमेर की सुरक्षा के लिए वो एक डीसा गुजरात से, डीसा से यूरोपीय सेना बुलाता है, यूरोपीय टुकड़ी बुलाता है। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कहां से बुलाता है? डीसा से यूरोपीय टुकड़ी बुलाता है पहली। और दूसरी टुकड़ी जो बुलाता है ब्यावर से दो मेर जाति की स्थानीय टुकड़ियां बुलाता है। कितनी? 2 मेर जाति की स्थानीय टुकड़ियां बुलाता है। अच्छे से समझना। अब ये आ गई आपके कहा? दोनों अजमेर, और अजमेर की सुरक्षा करने लगी। अब लॉरेंस को थोड़ी चिंता थी कि ये जो 15वीं बंगाल बटालियन मेरठ के जो रास्ते से आई है इसको सच उगलवाना है, इनकी पिटाई करके क्या उगलवाना है? सच उगलवाना है। तो याद रखना, अब नसीराबाद में आपके थी कौन सी बटालियन? नसीराबाद में थी आपके 15वीं बंगाल बटालियन जो अजमेर से स्थानांतरित की गई। और पहले से ही नसीराबाद में तैनात थी आपके 30वीं बंगाल बटालियन। तो अब देखो नसीराबाद में कितनी बटालियन हो गई? 2। एक तो 15वीं बंगाल बटालियन को अजमेर से स्थानांतरित किया और पहले से ही थी 30वीं बंगाल बटालियन। अब 15वीं बंगाल बटालियन के सैनिकों को सच उगलवाने के लिए लॉरेंस एक और टुकड़ी बुलाता है, और उस टुकड़ी का नाम तुम्हारे एग्जामों में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कि 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने के लिए कौन सी टुकड़ी बुलाई गई? वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। तो याद रखना भाइयों, 15वीं बंगाल बटालियन किसको बुलाई गई? बंबई लांसर्स को बुलाई गई। अब ये बंबई लांसर्स आई और 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाई और सैनिकों से पूछा गया कि तुम कौन सी भावना से यहाँ आए थे अजमेर, सच सच बता दो। तो देखो खूब सारा दबाव डाला जाता है और इसी 15वीं बंगाल बटालियन का एक सदस्य होता है जिसका नाम होता है वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट बख्तावर। क्या नाम होता है? बख्तावर सिंह सैनिक का नाम होता है, और जो 15वीं बंगाल बटालियन के अंदर होता है इसके ऊपर दबाव डाला जाता है। और ये बख्तावर सिंह क्या करता है? इसके विद्रोह की भावना जग जाती है और 15वीं बंगाल बटालियन के जो सैनिक होते हैं इस बख्तावर सिंह के साथ विद्रोह कर देते हैं। ये जो विद्रोह हुआ था भाइयों, ये हुआ था आपके 28 मई 1857 को। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। और इसी विद्रोह के समय 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये भी नाम हमें पता होना चाहिए। एक तो था स्पॉटिसवुड और दूसरा जो था वो था न्यूबरी। कौन था? स्पॉटिसवुड और न्यूबरी। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये था आपके नसीराबाद का विद्रोह। इसको हमने पहले समझा और समझने में हमने क्या समझा कि प्रमुख विद्रोह जो हुआ नसीराबाद अजमेर के अंदर जो हुआ, और नसीराबाद अजमेर से ही राजस्थान में क्रांति की क्या हुई? शुरुआत हुई। 1857 के क्रांति की शुरुआत। ये हो गया आपका पॉइंट।
पहला। दूसरा पॉइंट, इसी के अंदर अजमेर की सुरक्षा हेतु, अजमेर की सुरक्षा हेतु कौन सी बटालियन को बुलाया गया? 15वीं बंगाल बटालियन। किसको? 15वीं बंगाल बटालियन को बुलाया गया। तीसरा पॉइंट हो गया, लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन को कहां स्थानांतरित किया? स्थानांतरित नसीराबाद किया। कहां किया? नसीराबाद स्थानांतरित किया। चौथा पॉइंट हो गया, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने के लिए बंबई लांसर्स को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? बंबई लांसर्स को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? बंबई लांसर्स को। तो ये हो गए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर इसको पहले समझना बहुत जरूरी होता है। अगले पॉइंट की हम अगर बात करें तो अगला पॉइंट इसका बनता है आपके, बंबई लांसर्स ने तो गश्त लगाई थी, तो अजमेर की सुरक्षा के लिए, अजमेर की सुरक्षा के लिए फर्स्ट पॉइंट, डीसा से यूरोपीय टुकड़ी बुलाई, यूरोपीय टुकड़ी बुलाई। और दूसरा, अजमेर से मेर जाति की 2 स्थानीय टुकड़ियां बुलाई। कंप्लीट। और किसकी सुरक्षा के लिए? अजमेर की सुरक्षा के लिए। और फिर नसीराबाद में विद्रोह जो किया गया, विद्रोह जो किया गया वह बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किया गया। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, याद रखना, नेतृत्वकर्ता का नाम भी हमें पता होना चाहिए कि नसीराबाद के अंदर विद्रोह जो किया गया वो किसके नेतृत्व में? बख्तावर सिंह के नेतृत्व में। कब किया गया था? 28 मई 1857 को। अगला पॉइंट और जो होता है, इस विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी, फर्स्ट जो मैंने बात की थी स्पॉटिश वुड, और दूसरा जो था वो था न्यूबरी, ये दोनों मारे गए थे नसीराबाद विद्रोह के अंदर। तो ये जो था आपके नसीराबाद का विद्रोह था, जो पहले हमने समझा, और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने लिख लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब जो क्लासें चलेगी वो नियमित रूप से चलेगी, और विद्यार्थियों के मैं कुशल
मंगल रहेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। और अभी जो ये समय चल रहा है थोड़ा दुविधापूर्ण चल रहा है, क्योंकि वैश्विक महामारी जो है कोरोना, इसने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व को झकझोर रखा है। तो अच्छे से अभी इसी समय में एक यही सलाह दूंगा कि घर पे रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।